दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजीएसआई की मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी मेंस की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, 60 किलोमीटर की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 2 मिनट में गुजर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। इसमें दोस्तों हमें ट्रेन की लंबाई फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब भी हम ट्रेन वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम ट्रेन और सुरंग वाला प्रश्न देखें तो उसमें जो डिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों जैसे एक सुरंग है, ठीक है, उस सुरंग में से मान लीजिए एक ट्रेन जाता है, तो दोनों सुरंग और जो ट्रेन है दोनों की अपनी कुछ अच्छी यानी कि कुछ अच्छी खासी लंबाई होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एक सुरंग है, इसमें से एक ट्रेन जा रहा है, तो जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं दोस्तों। जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो दोनों की लंबाई को जोड़कर ही डिस्टेंस हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर सुरंग की लंबाई है x और ट्रेन की लंबाई है y, तो हम डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर x प्लस वाई लिखेंगे, यानी कि दोनों को जो लंबाई का योग होगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमें दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है वो है चाल यानी कि स्पीड है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्पीड दिया है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे दिया है। देखिए टी दिया है क्या, टी यानी कि टाइम, टाइम दिया है क्या, तो देखिए ये दिया है 2 मिनट, टी बराबर 2 मिनट दिया है, ठीक है, 2 मिनट दिया है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है क्या, तो देखिए इसमें डिस्टेंस दिया है किसका, इसमें सुरंग का डिस्टेंस दिया है दोस्तों। देखिए 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है ना, तो इसमें सुरंग की लंबाई दिया गया है 1.5 किलोमीटर, बट इसमें ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई है x, ठीक है। माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं x, और सुरंग की तो दिया है, सुरंग की लंबाई कितना है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब हम डिस्टेंस लिखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहां पर हमने ट्रेन और सुरंग की लंबाई को जोड़ा था ना, उसको जोड़ करके हम डिस्टेंस निकाले थे, है ना। तो ठीक यहां वही काम करेंगे कि देखिए कुछ इस तरीके से करेंगे। डिस्टेंस जब हम लिखेंगे तो देखिए इसी जो फॉर्मूला है उसी में हम मान रख रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है, हमने माना ट्रेन की लंबाई x, ठीक है। तो x में क्या जोड़ देंगे, सुरंग की लंबाई, ये क्या है 1.5 किलोमीटर है, तो देखिए ये हमारा d की जगह ये आ जाएगा x प्लस 1.5, जहां x क्या है, ट्रेन की लंबाई है जो हमने माना है x, ठीक है, और सुरंग की लंबाई जो दिया है वो है 1.5 किलोमीटर, इसलिए यहां पर हमने लिख दिया 1.5, ओके। अब देखिए यहां पर s का मान क्या है, तो s का मान देखिए दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम यहां पर 60 लिख देंगे, ठीक है। और t क्या दिया है यहां पर, t बराबर है 2 मिनट। तो देखिए यहां पर सभी जो मान है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्तों। देखिए जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम यहां पर जो टाइम है उसको मिनट में नहीं लिखेंगे, इसको भी हमें घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग दे देंगे। अब 60 का भाग इसलिए दिए क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए तो हमने 60 का भाग दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये भी 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया, जो मिनट था वो घंटे में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये भी घंटे में है तो अब ये भी घंटे में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 60 और ये 60 आपस में कट गए, ठीक है। तो बचा क्या, यहां पर x प्लस 1.5 बचा और यहां पर बचा 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 1.5 है उसका पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहां पर x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1.5, ठीक है, 1.5। अब जब हम 2 में से 1.5 घटा देते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर 0.5, ठीक है। अब ये क्या है, ये किलोमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 किलोमीटर, ठीक है। 0.5 किलोमीटर क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई है दोस्तों, ठीक है, यानी कि आधा किलोमीटर है ट्रेन की लंबाई। अगर इसी को हम
मीटर में लिखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 500 मीटर होता है ना, तो 500 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है दोस्तों वो है 500 मीटर अगर मीटर में बोले, और अगर किलोमीटर में बोले तो क्या हो जाएगा वो 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो यही है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। ओके दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें दिया क्या है 57, ठीक है, 57 का 2/3। तो दोस्तों जब भी प्रश्न में आपको इस तरीके के दिए गए तो जो का रहता है दोस्तों या फिर की रहता है या फिर के रहता है, इनका मतलब होता है गुणा। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है गुणा। तो देखिए यहां पर 57 का है ना, तो का की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। ठीक है, अब का के बाद क्या है 2/3, तो 2/3 यानी 2/3। ठीक है, 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, अब ये जो 57 का 2/3 है वो क्या है 90। देखिए यहां पर 90 है, 90 के, देखिए फिर यहां पर के आ गया है तो के मतलब यहां पर फिर गुणा होगा। 90 के 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 1/3। अब देखिए इन दोनों में तुलना हो रहा है दोस्तों, ठीक है, कि एक जो राशि जो है वो दूसरी राशि किससे कितना अधिक है, तो चूंकि तुलना हो रहा है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा जा रहा है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि जो 57 का 2/3 जो है वो 90 के 1/3 से x अधिक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, x जोड़ देंगे, यानी ये जो है इससे x अधिक है, इसलिए यहां पर हमने x जोड़ दिया। ठीक है, अब चलिए ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो जो x का मान आएगा वही हमारा वांछित मान होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 57 और 2 का गुणा करने पर हमें मिलेगा 114 बटे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 90 का अगर 1/3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90/3 और प्लस में यहाँ पर x है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है इसलिए हम जो 90/3 है इसका पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 114/3 इधर है माइनस ये 90/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस आ गया, क्योंकि पक्षांतर में हमेशा जो अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो जाता है और निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 90/3 जो है वो पॉजिटिव था, इसलिए पक्षांतर होने के बाद ये निगेटिव हो गया। ठीक है, अब इधर क्या बचा, इधर बचा x। ठीक है, इधर बचा है हमारा x। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इनका घटा देंगे, इनको आपस में इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा बटे के नीचे 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हर है वो समान है, इसलिए एक बार नीचे जो हर है वो आ जाएगा, 3 जो है एक बार आ जाएगा, और जो अंश में है जो नंबर्स उनको हम आपस में घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 114 माइनस 90 बराबर इधर क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए 114 में से अगर मैं 90 घटा दूं दोस्तों तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 24 प्राप्त होगा। ठीक है, बटे में क्या है, बटे में है 3 और इधर है x, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है ना। अब 24 में 3 का भाग दे दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू 8 हमें प्राप्त हो गया, जो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, यही हमें याद करना था। तो देखिए 57 का 2/3 जो है 90 के 1/3 से कितना अधिक है, तो वो 1/3 से 8 अधिक है दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है फाइनल। ओके, देखिए हमारे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक अंक और उसके सप्तांश के बीच का अंतर 42 है, तो वह अंक कौन सा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए एक अंक यानी कि अंक नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि अंक जो है x है। ठीक है, माना अंक बराबर x है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि एक अंक और उसके सप्तांश, तो सप्तांश का अर्थ होता है दोस्तों 7वां अंश, यानी कि 7वां हिस्सा। तो ये जो नंबर है x है तो इसका 7वां हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका 7वां हिस्सा हो जाएगा दोस्तों x/7। ठीक है, x है और x का 7वां हिस्सा क्या हो जाएगा, x/7। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि x और उसके सप्तांश यानी कि 7वें हिस्से, तो वो है x/7, उनके बीच का अंतर यानी कि इनको घटा देना है दोस्तों आपस में। तो x में से हमने घटा दिया x/7, तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर दिया है 42। ठीक है, अंतर जो है वो 42 दिया है। अब देखिए ये इक्वेशन के रूप में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम इस 7 का गुणा इस x के करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है,
माइनस एक्स यहाँ बचा, ठीक है। अब इस 7 का गुणा इस 42 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है 7 का, ठीक है। तो 7 का हमने इस x के साथ किया और 7 का गुणा इस 42 के साथ भी किया, ठीक है। तो देखिए अब कुछ इस तरीके से आ गया। अब 7x में से एक x घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा हमारा, 6x बच जाएगा, ठीक है। अब इधर बचा 7 × 42, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 42/6, ठीक है। हमने चूंकि x का वैल्यू निकालना है इसलिए हमने जो 6 है उसको बटे में नीचे ले आए। अब देखिए 6 7 42, 7 बार में जो 42 है वो कट गया 6 से। अब बचा क्या यहाँ पर, x बराबर 7 × 7 और 7 × 7 करने से क्या होता है, हमें 49 प्राप्त होता है। यानी कि x का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमें 49 प्राप्त हो गया और यही है हमारा आंसर। यानी कि जिस अंक के बारे में पूछा जा रहा है वो अंक है 49, ठीक है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि कुछ राशि a, b और c के बीच 2:3:7 के अनुपात में वितरित की जाती है एवं अगर a और b का कुल हिस्सा मिलकर c के हिस्से से 1500 रुपए कम होता है तो उसमें a का हिस्सा कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों। तो देखिए इसमें a, b और c के बारे में बात किया जा रहा है तो हम लिख लेते हैं a, b और c, ठीक है। अब क्या है, इनके बीच में जो राशि है उनको 2:3:7 में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 2, 3 और 7 है वो अनुपात में है, ये एक्चुअल राशियां नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें एक्चुअल राशि या फिर एक्चुअल मूल्य ज्ञात करना रहता है तो हम जो अनुपात हैं उनको x के गुणांक के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए इसको भी हम x के गुणांक के रूप में लिख लेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 2 को x के गुणांक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 7 जो है वो 7x हो जाएगा। यानी कि a का हिस्सा कितना है, 2x है, b का हिस्सा कितना है वो 3x है और c का हिस्सा कितना है तो वो 7x है दोस्तों, ठीक है। ये हमें पता चल गया। बस हमें अब यहाँ पर जो इनका वैल्यूज है वही निकालेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में आगे कहा गया है अगर a और b का कुल हिस्सा, तो देखिए यहाँ पर a और b का कुल हिस्सा कितना है, a का हिस्सा है 2x और b का हिस्सा है 3x, यानी कि कुल हिस्सा कितना हो गया 2x + 3x, ठीक है। ये a और b का कुल हिस्सा हो गया, ठीक है। तो a और b का कुल हिस्सा मिलकर c के हिस्से से 1500 रुपए कम होता है। तो देखिए दोस्तों 1500 रुपए कम, तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी प्रश्न में आपको कम या ज्यादा दिखे तो वो हमेशा अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो अंतर है वो किनके बीच का अंतर है, देखिए प्रश्न में कहा गया है ना कि a और b का कुल हिस्सा, यानी कि ये जो है हिस्सा वो मिलकर c के हिस्से से कम है, इतना कम है। तो c का हिस्सा कौन सा है, 7x है। तो 7x और 2x + 3x के बीच का अंतर है दोस्तों, ये जो 1500 है वो 1500 रुपए जो है वो c के हिस्से से और a और b के कुल हिस्से का अंतर है जो 1500 है वो। तो कुछ इस तरीके से हम इस लाइन को लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7x है और यहाँ पर 2x और 3x क्या हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5x लिख दीजिए और यहाँ पर है 1500, ये है 1500, ठीक है। अब 7x में से अगर हम 5x घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 2x प्राप्त होगा। तो 2x बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 1500। अब देखिए 2x हमने किसका हिस्सा देखा था, तो 2x है दोस्तों a का हिस्सा। ये देखिए ये हमने देखा था ना, यहाँ पर 2x वो a का हिस्सा था और 2x का मान कितना आ गया 1500। और हमें किसका हिस्सा पूछा गया है, तो a का हिस्सा ही हमें पूछा गया है दोस्तों। तो a का हिस्सा हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, देखिए यही हमारा आंसर है, ये हमें 1500 रुपए प्राप्त हो गए। यानी कि इस प्रश्न में a का हिस्सा कितना है, वो है 1500 रुपए, जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करता है। इसमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल चलकर एवं कुछ हिस्सा साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा किया। व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, जो कवर करता है वो है 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर। अब ये जो 50 किलोमीटर है वो कवर करने में
वो कुछ पैदल चलता है और कुछ साइकिल से चलता है, बट कितना पैदल चला है और कितना साइकिल से चला है वो स्पष्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोस्तों उसने जो 50 किलोमीटर दूरी है उसमें से x किलोमीटर पैदल चला। ठीक है, पैदल चला वो x किलोमीटर। ठीक है, तो जब x किलोमीटर पैदल चल रहा है तो साइकिल से कितना दूरी तय करेगा? साइकिल से तय करेगा दोस्तों वो 50 माइनस x किलोमीटर। 50 माइनस x किलोमीटर वो साइकिल से तय करेगा। ठीक है, अब पैदल चलने में उसकी रफ्तार क्या है? तो जब पैदल चल रहा है दोस्तों उस कंडीशन में उसकी रफ्तार है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब साइकिल से चल रहा है तो उस कंडीशन में उसकी रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब पैदल चल रहा है उसमें डिस्टेंस क्या है? वो यानी कि d जो है वो है x किलोमीटर, और जो स्पीड यानी कि s जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब साइकिल से चलता है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कितना है? वो है 50 माइनस x किलोमीटर, और जो चाल है दोस्तों वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमें यहाँ d और s मालूम है और यहाँ भी d और s मालूम है। ठीक है, हमें यहाँ टाइम नहीं पता और यहाँ टाइम नहीं पता, तो हम टाइम निकालेंगे, है ना। तो जानते हैं कि एक फार्मूला होता है टाइम निकालने का, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है दोस्तों फार्मूला। ठीक है, तो बस इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस कितना है? x। ठीक है, और स्पीड कितना है? वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ये दोनों तरीके से उसने टोटल कवर किया है दोस्तों। तो पहले तो पैदल चला, उसके बाद क्या चला? वो साइकिल से चला। तो साइकिल से जो डिस्टेंस है वो कितना है? 50 माइनस x, और उसमें स्पीड कितना है? वो है 10 दोस्तों। ठीक है, अब ये जब दो चाल चला है, एक पैदल और दूसरा साइकिल से, तो टोटल उसने 50 किलोमीटर तय किया। इसलिए ये दोनों जो डिस्टेंस है वो आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने कितना समय लिया? तो उसने समय लिया है दोस्तों देखिए 8 घंटे का। तो यहाँ पर 8 घंटे लिख देंगे। ठीक है, टाइम जो है वो 8 घंटे है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गए हैं, तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए इस 10 का गुणा हम x के करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। प्लस कर दीजिए, इस 4 का गुणा इस 50 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो तो माइनस लगा दीजिए, और इस 4 का गुणा इस x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में भी गुणा होगा 10 और 4 का, तो 10 और 4 का गुणा करने के क्या होगा? 40 होगा दोस्तों। ठीक है, फिर इस 40 का गुणा हम इस 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 × 40। ठीक है, ये आपस में गुणा होंगे और फिर ये 8 से भी गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए 10x में से मैं अगर 4x घटा दूं मुझे 6x मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मिला है 200। ठीक है, 200 बचा है, और यहाँ पर 40 का 8 से गुणा करने पर मुझे प्राप्त होता है 320। ठीक, 320 हुआ। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों? यहाँ पर जो 200 दिख रहा है उसका पक्षांतर कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 6x बचेगा, और यहाँ पर 320 है, और 200 पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पर माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6x है, यहाँ 320 में से मैं 2 से घटा दूं तो मुझे 120 प्राप्त होता है, और चूंकि x का वैल्यू निकालना है मुझे, इसलिए x बराबर 120 यहाँ है, बटे में 6 ले आता हूँ। अब मैं 120 में 6 से भाग दूंगा दोस्तों, तो 6 दूने 12 और 6 शून्य 0, यानी कि x का वैल्यू मुझे 20 मिल गया। तो x क्या लिए थे हमने? पैदल चली गई दूरी, यानी कि पैदल चली गई दूरी। ये पूछा भी गया है दोस्तों कि व्यक्ति ने पैदल चलकर कितना दूरी तय किया, तो व्यक्ति ने पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी तय की दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ये कहता है एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए एवं 10 रुपए के नोट हैं। इनमें से कितनी संख्या में विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है? ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से है, तो हमें अगर कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आता है तो हम इसको आसानी से बना लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 तरीके के नोट का प्रयोग किया गया है दोस्तों प्रश्न में। तो नोट के प्रकार कितने हैं? इसमें नोट के प्रकार है इसमें 4 हैं। एक तो 1 रुपए के नोट है, 2 रुपए के नोट है, 5 रुपए के नोट है एवं 10 रुपए के नोट, यानी कि टोटल 4 प्रकार के नोट है, उनका प्रयोग किया गया है। उनका प्रयोग करके हमें यह ज्ञात करना है कितनी संख्या में विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि हमें इनका कॉम्बिनेशन बना करके देखना है कि कितनी संख्या में विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है।
ठीक है। तो टोटल नोट जो है दोस्तों वो 4 प्रकार के हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, 4 तरीके से बना सकते हैं जो 4 प्रकार के नोट हैं। पहले कंडीशन में केवल एक प्रकार के नोट कर लेंगे कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन में जो 4 नोट हैं, जो 4 प्रकार के नोट हैं, उनमें से 2 नोट का कॉम्बिनेशन बना करके देखेंगे। ठीक है। फिर तीसरे कंडीशन में हम 4 प्रकार के नोट में से 3 प्रकार के नोट का कॉम्बिनेशन बना करके देखेंगे। फिर अगले कंडीशन में जो 4 प्रकार के नोट हैं उनमें से चारों प्रकार के नोटों का कॉम्बिनेशन बना करके देखेंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें टोटल संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हमने क्या किया, चारों को ऐड कर दिया, चारों को जोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए 4C1 यानी इसका मतलब होता है दोस्तों जो 4 का गुणा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे एक बार, तो 4 का गुणा हम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे एक बार तो वो 4 ही होगा। ठीक है। और बटे में हम क्या कर देंगे, 1। ठीक है, 1 कर दिए। अब प्लस कर दीजिए। अब 4C2 इसका मतलब है 4 का गुणा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 4 गुणा 3 हो जाएगा। और ये जो 2 है दोस्तों उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में गुणा 1 के आते तक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते, बट यहाँ पर 1 है तो उसमें करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी 1 है इसलिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब देखिए 4C3 इसका मतलब है कि 4 का गुणा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार करेंगे, तो 4 गुणा 3 गुणा 2, 3 बार हो गया घटते क्रम में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 गुणा 2 गुणा 1, जो नीचे रहता है उसका हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में गुणा करते हैं 1 के आते तक। ठीक है, प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4C4 इसका मतलब 4 का गुणा हम करेंगे 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन, अब यहाँ पर 4 है तो 4 का जो नीचे है उसका 1 के आते तक गुणा करते हैं, 2 गुणा 1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 4 में 1 से भाग देने पर हमें 4 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर प्लस कर दीजिए। यहाँ पर कुछ कट रहा है तो क्या, देखिए 2 2 2 4, 2 या 6, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, क्या ये 2 कट रहा है और ये दोनों कट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, तो ये पूरा का पूरा कट रहा है दोस्तों, यहाँ पर पूरा कटेगा तो 1 बचेगा। जोड़ देते हैं, कितना हो रहा है, 6 और 4 10, 14 और 1 15। तो यही है दोस्तों हमारा इस प्रश्न का आंसर जो 15 आया है। ठीक है, यानी कि उसकी संख्या कितनी है, तो संख्या है 15, यानी कि 15 संख्या है जिनके विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 2 बैंकों में 1000 रुपये पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये है, तो उसकी ब्याज दरों में अंतर क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए इसमें 2 बैंक के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों, तो दोनों बैंक के अपने कुछ क्या होंगे, साधारण ब्याज होंगे। ठीक है, तो पहले बैंक का हम साधारण ब्याज अगर SI1 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 मान ले, और दूसरे बैंक का साधारण ब्याज यानी कि SI2 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोनों में अंतर जो है क्या है, वो 5 रुपये है। अंतर जो है वो 5 रुपये है, तो कुछ इस तरीके से इसको लिख लेंगे, यानी कि पहले बैंक का साधारण ब्याज और दूसरे बैंक का साधारण ब्याज में अंतर कितना है, वो 5 रुपये है। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P × R × T अपॉन 100 होता है। ठीक है, माइनस कर लीजिए, यहाँ भी P × R × T अपॉन 100 होता है, यहाँ बराबर में 5। ठीक है, अब दोनों बैंकों में जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों, यानी कि मूलधन है, वो है 1000। ठीक है, पहले हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, अच्छा दोनों में जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1000 है दोस्तों, तो यानी कि P का मान जो है वो दोनों में इक्वल है। ठीक है, अब 2 समय जो है दोनों में 2 वर्ष है दोस्तों, यानी कि समय जो है दोनों में इक्वल है, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। बट जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, वो दोनों बैंकों के लिए अलग अलग होगा, इसलिए जो पहले बैंक है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R जो है हम R1 मान लेते हैं, और दूसरे बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो R है वो R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले बैंक का और ये हो गया दूसरे बैंक का। इसमें R1 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें R2 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग है इसीलिए। ठीक है, अब इन दोनों में जो जो कॉमन है दोस्तों हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन हमको दिख रहा है P × T, ये देखिए P × T इसमें भी है, इसमें भी है, और बटे में 100 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ पर R1 पहले बैंक का बचेगा और R2 दूसरे बैंक का बचेगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, अब देखिए P क्या है, P का मान है 1000 रुपये मान है ना।
अब t का मान क्या है, 2 वर्ष है, तो लिख दीजिए अब बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ क्या है, R1 माइनस R2, यहाँ क्या है, बराबर में 5 है। ओके, अब देखिए नीचे 2 0, ऊपर 2 0 काट दीजिए। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2 और 10 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में R1 माइनस R2 और बराबर में यहाँ है 5, तो 5 लिख दीजिए। अब चूंकि हमको ब्याज दरों में अंतर ज्ञात करना है, यानी कि R1 माइनस R2 ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 लिख देंगे। और चूंकि हमें इनका मान निकालना है इसलिए 20 को हम इधर बटे में भेज देंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कि 1/4 प्राप्त हुआ। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.25%। इसी को और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें 0.25%, यानी कि R1 माइनस R2 क्या हो गया, ब्याज दरों में अंतर कितना है दोस्तों दोनों बैंक का, तो यह है 0.25%। यही है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ये कहता है जिस काम को पूरा करने में 18 व्यक्तियों को 36 दिन लगता है, उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों कोई कार्य कब होता है, तो कोई कार्य तभी होता है जब 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि वर्क करने के लिए हमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पहला तो होता है एफिशिएंसी, दूसरा होता है दोस्तों टाइम। ठीक है, जब क्षमता और समय मिल जाते हैं तो कोई कार्य होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कार्य जो है दोनों ही कंडीशन में इक्वल है, यानी कि दोनों कंडीशन में व्यक्तियों को समान कार्य करना है, तो 2 कंडीशन माने तो दोनों में इक्वल कार्य होगा। ठीक है, तो देखिए ये W बराबर E इंटू टी, यानी कि क्षमता क्या है, पहले कंडीशन में पहला क्षमता है 18 व्यक्तियों की, तो हम 18 लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, गुणा में देखिए समय कितना लग रहा है, 36 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, अब बराबर देखिए दूसरा कंडीशन में एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता कितनी है, तो 12 व्यक्तियों की क्षमता है दोस्तों। और इसमें टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम ही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको टी लिख देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ हो गया 18 इंटू 36, यहाँ हो गया 12 इंटू टी, तो 12 से ये 36 3 बार में कट गया जाएगा। ठीक है, 12 से ये 36 3 बार में कट गया, और यहाँ पर क्या बचा, 18 गुणा 3, और यहाँ पर बचा टी। ठीक है, 18 तिया 54 बराबर टी, यानी कि टी का मान कितना निकल गया दोस्तों, 54 दिन। क्या निकल गया, 54 दिन, यानी कि जो 12 व्यक्ति हैं वो उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो पूरा करेंगे दोस्तों 54 दिन में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य 10% से बढ़ने के बाद 5% कम हो गया, पुस्तक के मूल्य में निवल परिवर्तन कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों शुरुआत में हम मान के चलते हैं कि पुस्तक का जो मूल्य है वो 100% है। ठीक है, पुस्तक का जो मूल्य है वो 100 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 10% बढ़ रहा है शुरुआत में, तो इसका चूंकि इसमें 10% बढ़ रहा है तो इसमें 10% प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि 100 में 10% बढ़ गया इसलिए 100 का 10% क्या हो जाएगा, वो 110 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 10% बढ़ने के बाद, यानी कि 110 होने के बाद 5% कम हो गया, यानी कि अब क्या हो जाएगा, 110 में 5% माइनस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बचेगा क्या, 95%। तो 110 का 95% क्या हो जाएगा, ये होता है दोस्तों 104.5। 110 का चूंकि 5% घट रहा है 110 में, तो यहाँ पर 95% बचेगा, तो 110 का 95% होता है 104.5। ठीक है, तो शुरुआत था 100, अब हो गया दोस्तों 104.5। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि पुस्तक के मूल्य में निवल परिवर्तन कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए शुरुआत था 100, अब हो गया है 104.5, तो इन्हीं के बीच का अंतर हमको निकालना है दोस्तों। तो 100 और 104.5 के बीच का अंतर होता है 4.5, यानी कि देखिए पहले 100 था, अब हो गया 104.5, तो कितना बढ़ गया, 4.5 बढ़ गए, तो यह हो जाएगा 4.5% वृद्धि हो गया दोस्तों इस जो एक्टिविटी हुआ है उसके कारण। तो यह हमारा आंसर हो गया, 4.5% वृद्धि हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 2 भाइयों की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। 15 वर्ष पूर्व बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 3/2 गुनी थी।
बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सल्यूशन। तो दोस्तों एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में आयु है, जो उनका अंतर है अगर 10 वर्ष, तो उनके आयु का अंतर जो 10 वर्ष है वो 50 वर्ष पहले भी वही होगा, यानी कि 10 वर्ष होगा। और अगर 50 वर्ष बाद की बात करें तो भी 10 वर्ष का ही अंतर होगा दोस्तों, यानी कि किसी भी स्थिति में उनके आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा 10 वर्ष होगा दोस्तों। ठीक है, ये मान के हम चलते हैं, यही होता भी है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दिया गया है जो दो भाई है उनकी आयु का अंतर है 10 वर्ष। ठीक है, अब ये जो अंतर है वो चाहे 15 वर्ष पूर्व बात करें या 15 वर्ष बाद की बात करें, अंतर तो हमेशा 10 वर्ष का ही रहेगा। ठीक है, तो चूंकि इस प्रश्न में 15 वर्ष पूर्व दिया गया है तो हम 15 वर्ष पहले की बात करते हैं। ठीक है, 15 वर्ष पूर्व। 15 वर्ष पूर्व क्या था, जो बड़े भाई की आयु है वो छोटे भाई की आयु की 3/2 गुणित थी। तो अगर छोटे भाई की आयु दोस्तों, छोटे भाई की आयु अगर हम x माने 15 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये जो आयु है वो 15 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो बड़े भाई की आयु क्या हो जाएगी उस समय, यानी कि 15 वर्ष पूर्व बड़े भाई की आयु हो जाएगी 3/2x, क्योंकि जो बड़े भाई की आयु है वो छोटे भाई की आयु की 3/2 गुना है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए 15 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों भाई की आयु में 10 वर्ष का अंतर है, तो वो अंतर तो 15 वर्ष पहले भी होगा ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम अगर लिख दें इस रूप में, इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 3/2 x माइनस x क्या हो जाएगा 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 3x, 2 का गुणा इस x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा इस 10 के साथ भी करना पड़ेगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब 3x में से 2x घटा दीजिए तो x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 20, यानी कि x का मान क्या निकल आया, 20 निकल आया दोस्तों। तो ये जो 20 आया है वो x का मान, तो x किसका आयु था, छोटे भाई की आयु थी 15 वर्ष पूर्व 20 वर्ष, x का मान 20 निकला है, और x किसको माने हमने, छोटे भाई की आयु को माने हैं। तो 15 वर्ष पूर्व छोटे भाई की आयु कितनी थी दोस्तों, वो थी 20 वर्ष। ठीक है, तो जब छोटे भाई की आयु थी 20 वर्ष, तो बड़े भाई की आयु देखिए क्या है, और ऑटोमेटिकली 30 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है 10 वर्ष का अंतर है। बट हम इसमें मान रख के देख लेते हैं, तो 3/2x, यहाँ पर x का मान रख दीजिए, तो x का मान आया है 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 दाम 20, और 10 और 3 का गुणा हो जाएगा 30 वर्ष। ये क्या है, बड़े भाई की आयु है दोस्तों। ये आयु कब की है, ये वर्तमान आयु नहीं है, ये 15 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक है, ये जो आयु है 15 वर्ष पूर्व की है। अब वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो क्या होगा, 15 वर्ष पहले की आयु में हमें 15 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तब हम वर्तमान स्थिति में आएंगे। तो 30 वर्ष में हम 15 वर्ष और जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 45 वर्ष। यानी कि जो बड़े भाई है दोस्तों, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो उसकी वर्तमान आयु है 45 वर्ष। और यही है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। ठीक है।